बहुत चाहता हूँ मोड़ देना शब्द को उस ओर जहाँ खत्म हो जाती हैं आवाज़ें। बहुत चाहता हूँ मोड़ देना शब्द को उस ओर जहाँ खत्म हो जाती हैं आवाज़ें। बहुत चाहता हूँ उद्दाम वेगवती नदी सा बहना, बहकर झर 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 गिरना एक जलप्रपात की तरह। बहुत चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ किसी सुदूर आदिवासी गांव में अटामी लक्ष्मण के माथे पर उभर आई पसीने की बूंद बन जाना और सूरज से सीधे आंखें मिलाना। बहुत चाहता हूँ आज की हवा के खिलाफ हो जाना। बहुत चाहता हूँ तुम्हारी कमीज में टूटे हुए बटन की जगह पिन बनकर टक जाना और आज की हवा के खिलाफ साजिश में शामिल हो जाना। बहुत चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ। कश्मीर में फिर एक बार पूछ कर धर्म कर दी हत्या, निर्दोष बहुदेव पूजकों की। विदेशी हत्यारे उन्हें काफिर कहते हैं। रिस उठे हैं भारत के पुराने कई व्रण, सुनकर देखकर निर्दोषों का नरसंहार पहलगाम में फिर एक बार। एक था राक्षस धरा साधु का वेश, हर ले गया वैदेही को करके छल, जानकर अकेली और निर्बल, लगाकर तिलक बांधकर कलावा, बनकर छलिया, विदेश से आता है कसाब, हर लेता है प्राण कई निर्दोषों के। दंडकारण्य में आज भी आते हैं विध्वंसक छलिए, करते हैं रक्तपात, ओढ़कर वैचारिक वेश, जिन्हें नहीं देते निर्दोषों को, बताते हैं स्वयं को जनवादी योद्धा, माओवादी, नक्सलवादी। नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं पर एक से हैं प्रहार और उद्देश्य, विध्वंस और केवल विध्वंस। यह सब होता रहेगा यूं ही इसी तरह जब तक कोई विश्वामित्र नहीं जाएगा किसी राजा के पास मांगने उनके राजपुत्र जो लड़ सकें राक्षसों से लेकर दिव्य अस्त्र शस्त्र। साहित्य मंथन के आज के इस दूसरे अंक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मेरे साथ बैठे हुए हैं एक बहुत ही सुप्रतिष्ठित विचारक, बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े कवि और व्यंग्यकार भी हम उन्हें कह सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे विधाओं में बहुविध रचनाकार हैं, डॉक्टर कौशलेंद्र। उनका बहुत स्वागत है। और आज हम जो चर्चा करेंगे उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम कार्य तो नहीं कहेंगे, हम एक बहुत प्रतिष्ठान या कहें हम अनुष्ठान करने जा रहे हैं। वो ये है कि डॉक्टर कौशलेंद्र जैसे व्यक्तित्व को उनके दीर्घकालीन साहित्यिक अवदान के लिए हम छत्तीसगढ़ के सभी रचनाकार और खासतौर से बस्तर संभाग के रचनाकार उनका सम्मान करना चाहते हैं और उनको एक उपाधि भी देना चाहते हैं डॉक्टर साहब आपको, डॉक्टर कौशलेंद्र को, और वो उपाधि है साहित्य शिरोमणि की। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आज के बाद जब मंच पर आप जाएं तो मंच संचालक से कहें हम कि अब साहित्य शिरोमणि डॉक्टर कौशलेंद्र यहाँ पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। मैं इस सुखद अवसर पर आपका सम्मान सब साहित्यिक परिवार की ओर से करना चाहता हूँ। मैं ये उनकी किताबें भी हैं, थोड़ा सा मंटो और प्रतिध्वनि मेरे हाथों में है। इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो हम उनका हार्दिक और आत्मीय सम्मान करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब आइए प्लीज। सबसे पहले ये सम्मान से अधिक मुझे लग रहा है बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दे दिया है। आइए इधर। आप सम्मान की निरंतर रक्षा कर नहीं, आप बहुत बड़े रचनाकार हैं, हमारा सौभाग्य है डॉक्टर साहब, और ये बहुत तुच्छ सा सम्मान है आपके कद के हिसाब से, और ये श्रीफल भी आप कृपया स्वीकार करें। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपको, और कृपया बैठें। तो जैसा कि हमारी चर्चा हो रही थी और हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, थोड़ा सा मंटो ये टाइटल है इस किताब का, और प्रतिध्वनि, सब अलग अलग तरह की रचनाएं हैं और भी कई किताबें आई हैं इनकी, लेकिन आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका कुछ और ही महत्व है। ये हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका विषय हमने रखा है हिंदी लेखन परंपरा का स्रोत समसामयिक प्रभाव। ये बहुत ही गंभीर विषय है। फिर से एक बार बोल देता हूँ, हिंदी लेखन परंपरा का स्रोत समसामयिक प्रभाव।
हम जब स्रोत की बात कहते हैं डॉक्टर साहब, तो हमारे सामने भारतीय वाङ्मय की बहुत बड़ी एक श्रृंखला सामने आती है। शायद ये बहुत ही वैदिक साहित्य से संभवतः ये शुरू होती है, और आदिकालीन परंपराएं, आदिकालीन काव्य, आने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे आप प्रकाश डाल सकते हैं, और उसकी निरंतरता किस तरह से होगी। विशेषकर मैं वेद और उस वक्त के उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों और वेदांत सूत्रों, बहुत सारी बातें हैं। आप उसे किस तरह से जोड़ना चाहेंगे, फिलहाल मैं चाहूँगा कि आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जो वैदिक वाङ्मय है और वेदोत्तर काल में भी जो चीज़ें लिखी गई, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ इत्यादि, इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है देखने की कि सामवेद का गायन यानी पद्य हमने वहाँ से लिया, और अन्य जो वेद हैं उनमें गद्य है। तो पद्य और गद्य दोनों की विधा वहाँ से ली गई है। और गायन तो मुझे लगता है कि वैदिक काल से भी पहले का है। बच्चा प्रसन्न होता है, दुखी होता है, रोता है, प्रसन्न होता है तो कुछ भी गाता है, उसे कुछ नहीं मालूम लेकिन फिर भी वो गाता है। तो गायन हमारी मौलिकता है। तो ये गायन जो हमने सामवेद में देखा, इनके जो विषय हैं, विषय पर आते हैं, ये तो विधा हुई गद्य की और पद्य की। जो विषय है उसमें प्रकृति है, प्रकृति प्रेम और प्रकृति की उपासना, कुछ रिचुअल्स जिसे हम धर्म भी कह सकते हैं, और कुछ उपदेश, और इसके बाद में कुछ विज्ञान भी है उसमें, दर्शन तो है ही है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का समावेश है, कई एक विषय है उसमें, और उन्हीं विषयों का क्रमशः फिर बाद में विस्तार होता चला गया, जो आज हमें बहुत ही विस्तृत रूप में दिखाई पड़ता है। बहुत ही रुचिकर ढंग से आपने इसे कहा। जहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं कि वेदों में, सामवेद की आपने बात की, केवल वो ईश्वरीयता को या प्रतीकात्मक रूप से ईश्वर की खोज नहीं है, या केवल रिचुअल्स या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि उनमें विज्ञान भी है, धर्म तो है ही। तो क्या हम उसे उस समय का जो महाकाव्यात्मक जो रूप बाद में विकसित हुआ, विशेषकर रामायण के काल में, ये तो शायद वेदों का काल तो 3500 ईसा पूर्व के आसपास या उसके पहले का होगा, लेकिन रामायण का जो काल आया 1500 ईसा पूर्व मान सकते हैं अगर मोटे तौर पर, और महाभारत का जो 1000 ईसा पूर्व आया, ऐसा कहा जाता है। इस तरह के जो रचनाएं की गई, इन पर उसका प्रभाव या कैसे वो श्रृंखला अनुस्यूत हुई है, यहाँ तक आई है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? हाँ, बिल्कुल। ये वास्तव में हम सामवेद से ही प्रारंभ कर रहे हैं। सामवेद में जिस तरीके के मंत्र हैं, जिस तरीके की ऋचाएँ हैं, उन्हीं का विस्तार हमने वेदोत्तर कालीन साहित्य में देखा। और आज भी हम जो भी कुछ लिखते हैं या जो भी कुछ पढ़ते हैं, उसी का विस्तार है। दर्शन हो, विज्ञान हो, बीजारोपण उसी समय वैदिक काल में हो गया था। साहित्य के मामले में, साहित्य के क्षेत्र में बीजारोपण उसी समय हो गया था। गणित के सूत्र भी हैं वेदों में, प्रकृति भी है, विज्ञान भी है, उसका विस्तार निरंतर होता चला गया। आपने रामायण और महाभारत की बात की, तो रामायण और महाभारत हमारे यहाँ पहले उस तरीके की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी कि विषय को अलग-अलग कर दिया गया। एक कोई महर्षि बैठे हुए हैं, छात्र ने कुछ भी पूछा, जिस भी किसी विषय पर पूछा उसका उन्होंने उत्तर दिया, बाद में उसको लिपिबद्ध कर दिया गया। अब उसमें गणित की बातें भी थी, उसमें विज्ञान भी था, उसमें दर्शन भी था, तो उसको अलग-अलग नहीं किया गया, बल्कि एक ही स्थान पर बैठ कर के कई विषयों पर चर्चा हो गई। आपने जो कहा ना, कि इससे मुझे एक बात याद आ रही, उपनिषद का जो अर्थ है, शायद शाब्दिक अर्थ, समीप। समीप बैठकर जो कोई हाँ। शिष्य सुनता है उपनिषद, तो बहुत अच्छी आपने उसको तारतम्यता को रखा है, और आज तक उस साहित्य की बात हो रही है कम से कम। अब हम थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ते हैं, और मैं आता हूँ हिंदी साहित्य पर सीधे। आदिकालीन हम थोड़ी देर के लिए उसको भी, थोड़ी देर के उससे आगे बढ़ते हैं, और भक्तिकालीन या रीतिकालीन, सभी जानते हैं कि उस वक्त परिस्थितियां कैसी थी। लेकिन जब हम
खड़ी बोली और हिंदी साहित्य के विशेष क्रम की बात कहते हैं तो छायावाद और छायावादोत्तर जो काल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि विदेश का यह जो पाश्चात्य प्रभाव था उसका छायावाद एक तरह से अनुकृति जैसा हुआ, या फिर छायावाद एक तरह से पलायन का कारण बन गया हो तत्कालीन परिस्थितियों से। हालांकि ये वाक्य विवादास्पद हो सकता है, किंतु आपका क्या मंतव्य है डॉक्टर कौशलेंद्र, कृपया बताएं। हाँ, छायावाद पर बड़ी चर्चाएं भी हुई हैं और कुछ लोग विवादास्पद मानते हैं, कुछ ही लोग मानते हैं कि शायद ये पलायन का एक तरीका था। मेरा मत इससे थोड़ा सा भिन्न है। साहित्यकार संवेदनशील होता है और रिफ्लेक्टर होता है। जी। यदि ये दो गुण उसमें नहीं है तो वो साहित्यकार नहीं, फिर वो चाटुकार हो गया, भांड हो गया। ये हो सकता है छायावाद। एक तो छायावाद से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। सूर्य का प्रकाश पड़ा हमारे ऊपर और हमारी छाया बनी। ये प्रकृति की व्यवस्था है या समाज की व्यवस्था है कि जब शक्ति प्रबल होती है तो लोग झुकते हैं, सत्य झुकता है, अन्याय उभर करके सामने आता है। सूर्य जब ठीक हमारे ऊपर होता है, हमारी छाया उस समय नहीं होती, उस समय हम दब जाते हैं। सूर्य जितनी दूर होता है, सूर्य जितना निर्बल है, हमारी छाया उतनी ही प्रबल होती, उतनी ही लंबी होती चली जाती है। छायावादी जो रचनाएं हुई हैं, उन रचनाओं में इन चीजों को हमने देखा है कि उस काल क्रम में वो उपनिवेश काल था। उस उपनिवेश काल में किस तरीके की पाबंदियां थी, कैसे प्रतिबंध थे, क्या क्या चीजें थी। तो उसमें लोगों ने समय को देख करके अपनी बात को कहना प्रारंभ किया और अपनी बातें कही। ऐसा नहीं है कि उसमें पूरी तरीके से पलायन किया गया है। पलायन जैसा लग सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैंने कई रचनाएं पढ़ी हैं सुमित्र रंजन पंत जी की, निराला की, राम की शक्ति पूजा। वो प्रारंभ भी किया है रवि हुआ अस्त। बिल्कुल, रवि हुआ अस्त। बात कहने का तरीका था उनका, राम की शक्ति पूजा। उन्होंने तो बड़ी प्रचंडता के साथ में, बहुत सही, वो भी छायावाद के थे। और पंत जी ने भी कई रचनाएं इस तरीके की हैं। और इससे भी पहले आप उन पर आ जाइए, प्रसाद जी पर, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाया। वस्तुतः ये जो प्रश्न उभर रहा था वो अब स्पष्ट रूप से कह दूं कि प्रसाद जी का जो काव्य था, खासतौर से नाटकों का भी जो था, उसमें ही थोड़ी सी बात आती थी, लेकिन भाषाई सौंदर्य और एस्थेटिक्स के हिसाब से तो उससे उत्तम कुछ हो नहीं सकता। ये बात भी सही है। बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत उत्कृष्ट। डॉक्टर कौशलेंद्र, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जी, और हम आज की दुनिया पर आ जाते हैं। आज की दुनिया के बारे में थॉमस फ्रीडमैन एक बहुत बड़े राइटर हुए, आप जानते हैं। उन्होंने किताबें लिख दी 2005 में, द वर्ल्ड इज फ्लैट, दुनिया गोल नहीं बल्कि समतल है। और उसका कारण उन्होंने कहा कि संचार की जो क्रांति हुई है उस वजह से सारे एक्सेस, सब लोग सब तक पहुंच सकते हैं। उसी तरह साहित्य भी सब तक पहुंच सकता है और सब लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस हो जाते हैं, यानी एक दूसरे पर अनुन्याश्रित हो जाते हैं। अब वो वर्ग, वो भेद जो समाप्त हो चुका है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं, और भारतीय हिंदी साहित्य पर क्या इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है? हिंदी साहित्य पर उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है, जहाँ तक मैंने इस पर चिंतन किया है। प्रभाव तो हुआ है किंतु उतना नहीं हुआ। लेकिन एक बात अवश्य है कि पश्चिम में जो क्रांतियां हुई, चाहे वो खूनी क्रांति हुई हो या औद्योगिक क्रांति हुई हो, इसने लोगों को सोचने के लिए विवश किया। और पूरे विश्व में ऐसा हुआ है, सभी जगह लोगों ने सोचा, साहित्यकारों ने भी, वैज्ञानिकों ने भी, हर किसी ने सोचा और अपने अपने तरीके से कार्य किया। इसके परिणाम भी जब लोगों ने देखे तो उसके बाद में लोगों ने अपने अंदर परिवर्तन भी किया, और परिवर्तन करने के बाद में फिर उन्होंने दूसरे तरीके के साहित्यिक रचनाएं उन्होंने प्रारंभ की। हमारे देश में भी ऐसा हुआ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ये चीज़ अवश्य है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, ये प्रवृत्ति है मनुष्य की। चीन की बातें, रूस की बातें हमें अच्छी लगती हैं, एक आकर्षण है, क्योंकि हमने देखा नहीं। जिस चीज़ को हम देख नहीं पाते उसके बारे में कल्पना अधिक करते हैं और उसके प्रति आकर्षण अधिक होता है। कुछ इसी तरीके की चीज़ है।
जिन लोगों ने देख लिया है, उस सत्य को भोग लिया है, चीन के सत्य को, और लेनिन और स्टालिन के समय में जो लाखों लोगों की हत्या हुई रूस में, इस सब को देखने के बाद में रूस के जो स्थानीय निवासी हैं, चीन के जो स्थानीय निवासी हैं, इन लोगों ने जो क्रांतियां देखी अपने यहाँ, औद्योगिक विकास भी देखा, पतन भी देखा, उत्थान भी देखा, दोनों चीजें, तो बहुत कुछ फिल्ट्रेशन हो गया है वहाँ। उस तरीके की संक्रांति अपने यहाँ नहीं हो पाई। जो लोग अपने आप को प्रगतिशील मानते हैं, वो प्रगतिशीलता मैं आज तक समझ नहीं पाया कि प्रगतिशीलता का अर्थ क्या है। प्रगतिशीलता तो निरंतरता है, जो निरंतर चलता है। आप किसी भी एक चीज से चिपक करके नहीं रह सकते। जब आप चिपक जाते हैं तो उसमें वो निरंतरता नहीं रहती। तो मुझे नहीं लगता कि उस तरीके की कोई चीज है। अपने देश में हिंदी साहित्य में जो लेखन हो रहा है, बहुआयामी लेखन हो रहा है, केवल प्रगतिशीलता को ही लेकर के नहीं हो रहा है, बहुत सी चीजों को। डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये किसी चौखटे में या विदेशी प्रभाव से, जो खासतौर से वामपंथी प्रभाव भी कह सकते हैं, वहाँ मार्क्सवादी प्रभाव से, इसका प्रगति से कोई बहुत प्रगतिशील लेखन से कोई बहुत संबंध नहीं। बहुत बड़ी बात आपने कह दी है, जबकि सारा इन्वर्टेड कॉमा प्रगतिशील लेखन का मार्क्सवाद के इर्द गिर्द घूमता है, या नव मार्क्सवाद आजकल कहा जा रहा है। इसमें एक बात और कहीं मुझे एक सवाल दिमाग में आ रहा है, वो ये कि क्या आज जो प्रवृत्तियां साहित्य में, हिंदी साहित्य में चल रही है, कि अलग अलग घटकों में लेखन हो रहा है, जिसमें स्त्री विमर्श एक शब्द आता है, स्त्री विमर्श का लेखन, जो स्त्रियां ही स्त्रियों का विमर्श कर सकती हैं, लेखन कर सकती हैं। दलित विमर्श एक आता है, दलित ही दलित साहित्य रच सकता है, और भी बहुत सारी कैटेगरीज अब बनने लगी है। ये मेरा अंतिम प्रश्न होगा कि क्या आप इससे सहमत हैं कि वही व्यक्ति लिख सकता है जो भोग रहा हो, या ऑब्जर्वेशन से भी हो सकता है? आपका मंतव्य क्या? क्योंकि आपने बहुत सारी रचनाएं ऐसी लिखी है जिसमें आप हिड़मा की बात कहते हैं, हिड़मा की माँ की बात कहते हैं, और बहुत सारी बातें, बस्तर के अंचल की बात भी कहते हैं, तो दिल्ली की बात भी आप कहते हैं। तो आपसे ये जानना बहुत जरूरी है। एक कहावत कही गई है, और बड़ी प्राचीन कहावत है, अपन लोग सब सुनते आए हैं उसको बचपन से, जहां न जाए रंग वहां जाए कवि। साहित्यकार का और साहित्य का कोई एक सेक्ट नहीं होता। मैं ऐसा नहीं मान करके चलता कि स्त्री विमर्श को स्त्री ही समझ सकती है, दलित विमर्श को दलित ही समझ सकता है। एक तो दलित की जो परिभाषा है, ये परिभाषा सरकार बनाएगी, या व्यक्ति बनाएगा, या परिस्थितियां बनाएगी, इस पर भी चिंतन होना चाहिए। दलित है कौन, दलित की परिभाषा क्या होनी चाहिए, इस पर गहन मंथन की आवश्यकता है। तो मैं ऐसा नहीं मानता। अनुभूति होनी चाहिए। यदि हमारे अंदर सहृदयता है, अनुभूति है, विराटता है हमारे अंदर चिंतन करने की और दूसरे की पीड़ा को समझने की, तो हम किसी भी चीज पर लिख सकते हैं, किसी भी विषय पर लिख सकते हैं, स्त्री पर भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर दलित पर लिख रहे हैं तो हम स्त्री पर नहीं लिख सकते, स्त्री पर लिख रहे हैं तो दलित पर नहीं लिख सकते, या अन्य चीजों पर, उद्योग पर नहीं लिख सकते, नदियों पर नहीं लिख सकते। वैसा कुछ नहीं है। यहाँ तो खुला वातावरण है, साहित्यकार किसी भी दिशा में जा सकता है। उसे किसी एक सेक्ट में बांध करके रखना, मुझे लगता है ये उसके साथ में अन्याय है, साहित्यकार के साथ में और साहित्य के साथ। आपने तो बहुत ही शांत और आसान शब्दों में ये सारी बातों को बांध दिया है। हम प्राचीन से अर्वाचीन यानी आज तक पहुंच गए। आपका बहुत धन्यवाद डॉक्टर कौशलेंद्र कि आप हमारे साथ यहाँ पर हैं और आपसे इतनी अच्छी चर्चा हुई। मैं सारे पाठकों की ओर से, सारे हिंदी के जो हमारे परिचित लेखक, कवि मित्रगण हैं, सबकी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।